हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर एनालिसिस में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अनअकैडमी आपके लिए अभी जो 24 ऑफ अप्रैल को पेपर लेकर आया था उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हमें आंसर्स तक कैसे पहुंचना है। इसके थ्रू क्या होगा, एक तरीके से हमारा रिवीजन हो रहा है जहां पर हम देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स में पूरे साल क्या रहा। ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि बेसिक से यूपीएससी हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 24 ऑफ अप्रैल को ये मॉक टेस्ट हुआ था। ऐसे ही अनअकैडमी आपके लिए और भी मॉक टेस्ट लेती आती रहेगी, तो इसमें पार्टिसिपेट जरूर करिए। ऑफलाइन भी ये हुआ था, ऑनलाइन भी ये हुआ था। ऑफलाइन दो जगह हुआ था, ओल्ड राजेंद्र नगर एंड मुखर्जी नगर। तो आगे भी कभी ये होता है तो आप अगर ऑफलाइन इसको देने जा सकते हैं तो दिल्ली के अंदर जरूर दीजिए। आपको पता चलेगा कि प्रीलिम्स की जो फीलिंग होती है वो कैसे टाइप की होती है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, बट उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए ये एक ऑफर लेकर आया है जहां पर यू कैन अचीव योर एग्जाम गोल विद 20% ऑफ ऑन ऑल सब्सक्रिप्शंस। ये वैलिड होने वाला है अप्रैल 25 से 28 तक। तो अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप अभी ले सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ऑल्सो यूज डिस्काउंट कोड स्टडी IAS टू अवेल 10% ऑफ। ऑल्सो देखो, अनअकैडमी आप अगर कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो कि 1 साल का है या 1 साल से ज़्यादा का है, प्लस है, आइकॉनिक है, तो आपको ये सारी जो बुकलेट्स है वो मिलने वाली है। ये आप देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, हिस्ट्री की, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमी, ठीक है, सबकी आपको बुकलेट मिल जाएगी। एंड स्पेशली डिज़ाइन करे गई हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर एनसीईआरटीज भी कवर हो रही है एंड स्टैंडर्ड बुक भी कवर हो रही है। तो आप इन सब का जो बेनिफिट है वो सब्सक्रिप्शन के थ्रू ले सकते हैं। ये सब यूपीएससी सीएससी के बैचेस हैं जो कि 27 ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। इनको आप देख लीजिए। ऑप्शनल कोर्स भी स्टार्ट हो रही है, इनको भी देख लीजिए। ऑल्सो फ्री एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी सीएससी 2021 अनअकैडमी कंडक्ट कर रहा है। अगर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, अभी तक हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर कर लिया है, जिसके अंदर हमने ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं इस टेस्ट के। तो अभी तक आपने अगर वो नहीं देखी है लेक्चर सीरीज, तो आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप दोनों ही वीडियोस को देख सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा, आपको नई नई बातें पता चलेंगी। तो वीडियोस को जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं 51st क्वेश्चन से। ये जो 51st क्वेश्चन है ये कोर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। ऑल्सो करंट अफेयर्स के अंदर पूरे साल ये था। क्वेश्चन इज ऑन स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम विच डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये पूछा गया है कि स्विफ्ट किस चीज से डील करता है, क्या इसका बेसिक काम है। ऑप्शन नंबर ए है मिलिट्री कम्युनिकेशन अमंग द नेटो अलाइज, बी क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कम्युनिकेशन, सी इमरजेंसी कम्युनिकेशन फॉर द शिप्स इन द ओशन, एंड डी इमरजेंसी कम्युनिकेशन अमंग द एयरलाइंस। देखो, ये क्वेश्चन अगर आप करंट अफेयर से अपडेटेड हैं तो इजीली आपको पता है बी इज द राइट आंसर। क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कम्युनिकेशन से जो स्विफ्ट है वो वर्क करता है। स्विफ्ट की क्या फुल फॉर्म है? स्विफ्ट की फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये क्या है? ये एक तरीके का मैसेजिंग सिस्टम है जिसके थ्रू जो बैंक्स हैं या फिर जो NBFCs हैं, ठीक है, एक देश से दूसरे देश के बीच में या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के बीच में फाइनेंशियल मैसेजेस कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, तो स्विफ्ट इतना इंपॉर्टेंट काम करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और जो देखो, स्विफ्ट के बारे में हो सकता है यूपीएससी आपसे 3 क्वेश्चन में पूछ ले कि इसको कौन कंट्रोल करता है। तो इट इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ G10 कंट्रीज प्लस यूरोपियन सेंट्रल बैंक प्लस नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम। ठीक है, ये 3 आप याद रखना। G10 कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज? बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, US। ठीक है, ये सब कंट्रीज आती हैं। एंड ये तीनों मिलके क्या करते हैं? दे बेसिकली कंट्रोल स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम। ओके, चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में, 52nd क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन निफ्टी 50 से कनेक्टेड है। निफ्टी 50 भी इकोनॉमिक्स का कोर एक तरीके से आप देख सकते हैं कि बेसिक से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। पहला स्टेटमेंट है दिस इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बिल्कुल सही बात है।
दूसरा है इट ट्रैक्स द प्राइसेस ऑफ स्टॉक ऑफ 50 इंडियन कंपनी। ये भी बिल्कुल सही बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर आपको पता है तो आप इजीली जान सकते हैं कि सी इसका राइट आंसर है, बोथ 1 एंड 2। निफ्टी 50 एक बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जो कि कहीं ना कहीं वेटेड एवरेज ऑफ 50 इंडियन कंपनीज दैट आर लिस्टेड इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उनको देखता है, उनको रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये भी एक क्वेश्चन था, सिंपल था, बेसिक से था, आप इसको इजीली कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा है। चलिए 53rd क्वेश्चन आप देखिए, T+1 सेटलमेंट साइकिल, ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आया है। T+1 सेटलमेंट साइकिल किससे एसोसिएट करता है? पहला ऑप्शन है ट्रांसमिशन ऑफ द कोरोना वायरस, बी डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीप्लेक्स्ड टेलीफोन कॉल्स, सी लॉजिस्टिक डिलीवरी, डी डिलीवरी ऑफ स्टॉक्स इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस। देखो ये सारे ऑप्शंस को आप देखोगे, अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है, अगर आपने करंट अफेयर्स में इसको नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि हो सकता है पहला वाला ऑप्शन हो, क्योंकि 2 साल से कोविड-19 कोरोना वायरस ही कहीं ना कहीं न्यूज में है। बट ऐसा नहीं है, ये जो T+1 सेटलमेंट साइकिल है ये डिलीवरी ऑफ स्टॉक इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस यानी डी ऑप्शन से रिलेटेड है। देखो होता क्या है, T+1 सेटलमेंट में ये देखा जाता है कि जो मार्केट ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं विद इन 1 डे ऑफ द एक्चुअल ट्रांजैक्शन पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो T+1 एक तरीके का एक फास्टर हमें जो सेटलमेंट है वो देखने को मिल रहा है। ज्यादातर अभी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, हमें T+2 देखने को मिलता है कि 2 दिन के अंदर अंदर जो सेटलमेंट है वो होती है, 2 दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बात करी जा रही है, इस चीज की बात करी जा रही है कि हम शॉर्टर ड्यूरेशन में जो सेटलमेंट्स हैं, जो ट्रांजैक्शन है उनको पूरा कर सकें। ओके, तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठ के आया है, ये भी इकोनॉमिक्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। बात करते हैं 54th क्वेश्चन की। Which of the following free trade agreement of India contains a chapter on digital trade and e-commerce for the first time? अब देखो ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, आपको पता है इंडिया एंड यूएई लेकर आया था सीपा। ठीक है, वहां से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया है। सीपा का क्या मतलब है? सीपा का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, एंड इंडिया एंड यूएई इसको लेकर आया। अब इसमें खास बात ये थी कि फॉर द फर्स्ट टाइम एक चैप्टर इंक्लूड किया गया है इसमें ऑन डिजिटल ट्रेड एंड ई कॉमर्स। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए ये जो क्वेश्चन है हमें देखने को मिला। देखो अगर आप ध्यान से एनालाइज करो, अनअकैडमी के इस मॉक टेस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कितनी डाइवर्सिफाइड वे में जो करंट अफेयर्स हैं उनको कवर किया गया है एंड जो कोर बेसिक्स हैं उनसे रिलेट कर कर आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मॉक टेस्ट है जिसको आप इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या आंसर है और क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। जो 55th क्वेश्चन है वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। देखो पहला स्टेटमेंट है ही फंक्शंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, डॉक्टर नागेश्वरम वाज अपॉइंटेड एज सीईए इन 2022। देखो कुछ लोगों के लिए जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं जीके से भी रिलेटेड है। ठीक है, जीके में क्या आता है कि क्या अपॉइंटमेंट हुई, किन की नई नियुक्ति हुई है, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। तो वो इजीली समझ जाएंगे, अरे लास्ट वाला तो बिल्कुल सही है, 2022 में डॉक्टर नागेश्वरम को अपॉइंट किया गया है, तो पता चल गया आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि और सब में मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसमें भी 3 ऑप्शन है बेसिकली वो हो सकते हैं, यानी बी सी एंड डी हो सकता है। एंड ही फंक्शंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सी एंड डी ऑप्शन में से आपको राइट देखने को मिल सकता है। अब देखो सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कैसे वर्क करता है, किसके अंडर वर्क करता है। ये एक पोस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कि सेक्रेटरी रैंक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट है। आप देख सकते हैं कि कितना हायर लेवल पे हमें ये देखने को मिलता है। एंड ही इज अ एक्स ऑफिशियो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का हमें एक्स ऑफिशियो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी हमें ये देखने को मिलती है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के अंदर। एंड ही रिपोर्ट डायरेक्टली टू द मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। ठीक है, तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंदर वर्क करता है। एंड यहीं से ही आप जान जाएंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इज हेड ऑफ इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके,
बट देखो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है, ही इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। देयरफॉर सेकंड वाला गलत हो जाता है, ये हटा दो, ये हटा दो, लास्ट वाला हटा दो, आंसर हो गया सी। ठीक है, 1 and 3 ओनली। बात करते हैं 56th क्वेश्चन के बारे में। In 2022, the government of India has issued which of the following certificates award using blockchain technology? अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लेना। देखो ये जो पेपर्स हैं ये इसलिए हैं जिससे आप अपनी यूपीएससी की तैयारी और भी ज्यादा बेहतर कर सकें। तो आपको भी इन वीडियो लेक्चर के साथ साथ काम करना है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स की जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत हम जो क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहे हैं उनका नाम बताइएगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखनी है। आप देखो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आप उनको तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपने इनको करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं पढ़ा, नहीं तो ये क्वेश्चन स्किप वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं कि अगर नहीं पढ़ा है तो इसको स्किप कर दो, नेगेटिव मार्क्स लेने का इसमें कोई फायदा नहीं। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड। ठीक है, ये जो अवार्ड थे चिल्ड्रन को मिले थे अक्रॉस द कंट्री अहेड ऑफ रिपब्लिक डे एंड डिजिटल सर्टिफिकेट थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बच्चों को प्रोवाइड किया गया था इसके अंदर। ओके, दैट वाज इट। अब बात करते हैं 57th क्वेश्चन की। बजट 22 हैज अनाउंस्ड द यूज ऑफ किसान ड्रोन्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ड्रोन्स। यूपीएससी आपसे पूछ लेता है ड्रोन्स कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, फार्मिंग से रिलेटेड आ चुका है। ठीक है, कुछ भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है तो यूपीएससी पूछ ही लेता है। एंड अब एग्रीकल्चर और ड्रोन से एक बीच का जो हमें पोर्शन है वहां से देखने को मिल रहा है कि यूपीएससी इज आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पर बजट से एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला कि किसान ड्रोन, क्रॉप असेसमेंट, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड न्यूट्रिएंट सबके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, पीएम ई विद्या। पीएम ई विद्या किससे रिलेट करता है? अ डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ संस्कृत वेदास, ई लाइब्रेरी ऑफ बुक्स फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड पर्सन, टेलीविजन क्लासेस फॉर सेकेंड स्कूल एजुकेशन, डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ ऑल स्कूल टीचर्स। देखो इसका आंसर है सी, टेलीविजन क्लासेस फॉर स्कूल एजुकेशन। इसके लिए पीएम ई विद्या आई थी। बेसिकली पीएम ई विद्या जो है उसका काम है कि वो डिजिटल मेथड के थ्रू जो एजुकेशन है उसको बच्चों तक प्रोवाइड कर सके, एंड इसलिए यहाँ पर जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी बात करी जा रही है। देखो अब देखो ये जो वीडियोस हैं ये भी तो आपको डिजिटली ही प्रोवाइड हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेट का कितना ज़्यादा यूजेज है इस समय। कोविड-19 तो पूरा इंटरनेट पे ही टिका हुआ था, बच्चों की पढ़ाई, हर चीज़, उनका डेवलपमेंट, एवरीथिंग वाज रिलेटेड टू इंटरनेट। इसलिए पीएम ई विद्या जैसी जो चीज़ें होती हैं, जो प्रोग्राम होती हैं, जो स्कीम्स होती हैं वो सामने नजर आती हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, 59। द फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा कि बी राइट आंसर है। इन्होंने डिक्लेयर किया है 2023 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों का काम है मुझे लिख के बताना कि फाओ कैसे टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। फाओ के बारे में जितना भी आप जानते हैं नीचे लिख के जरूर बताइए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, 60th क्वेश्चन। which among the following decides the interest rate for small saving schemes? देखो ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं ये चीज याद रखना कि ना ये सेबी ना ये आरबीआई किसी के भी अंडर ये नहीं आती। इनके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड करे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। पीछे भी एक क्वेश्चन आया था स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर कि इनमें से कौन कौन सी हैं। तो आपका काम है ये याद रखना कि स्मॉल सेविंग स्कीम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन सी स्कीम्स इसके अंडर आती हैं, किसके अंडर इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है, ऐसे आपको अपनी तैयारी करनी है, ऐसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। बात करते हैं 61st क्वेश्चन के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू फोटोकेमिकल स्मॉग। It is also known as oxidizing smog. It occurs in warm, dry and sunny climate. It can be controlled by using catalytic converters in automobile. देखो जब हम फोटोकेमिकल स्मॉग की बात करते हैं, ठीक है, ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है ये एक टाइप का स्मॉग है जो कि अल्ट्रावायलेट रेस
यानी जो सन से हमें देखने को मिलती है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, इसके मिलने से कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, ये विजिबल हमें एक ब्राउन कलर की हेज देखने को मिलता है। ज़्यादातर क्या आफ्टरनून में, मॉर्निंग में हमें जो डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ होती हैं वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ब्राउन ब्राउन सा हमें कुछ विजिबल देखने को मिलता है, धुआं धुआं सा। दैट इज बेसिकली फोटोकेमिकल स्मोक। एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें हमें देखने को मिलता है, जैसे कि ओजोन हो गया और नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया एंड पेरोक्साइटाइल नाइट्रेट हो गया, इसलिए हम इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इट अकर्स इन वार्म एंड ड्राई सनी क्लाइमेट, बिल्कुल सही बात है, ऐसे टाइप की सिचुएशन में हमें देखने को मिलता है। एंड इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन ऑटोमोबाइल, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए 61st का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। 62nd क्वेश्चन, अंडर द नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम विच अमंग द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स आर मॉनिटर्ड। देखो ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, सबसे पहले ये याद रखना कि इसको लेकर कौन आता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको लेकर आता है, ठीक है, एग्जीक्यूट करता है इसको नेशन वाइड। एंड ये इस उससे आता है कि हम स्टेटस देख सकें, ट्रेंड देख सकें इस समय एयर क्वालिटी का, एनालाइज कर सकें उसको। ऑल्सो अगर कोई चीज़ खतरनाक देखने को मिल रही है, जैसे दिल्ली में हम देखते हैं अक्टूबर के अराउंड, जब दिवाली के आसपास क्या देखने को मिलता है, हमें एक चादर सी देखने को मिलती है, सफ़ेद सफ़ेद सी, एंड बहुत ज़्यादा पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है एंड सिचुएशन ख़राब हो जाती है। उस समय ये सब जो इंडिकेटर्स होते हैं, इन्हीं के थ्रू हमें पता चलता है कि कैसे टाइप की एयर है एंड क्या क्या एक्शंस जो है हमें आगे लेने हैं। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब इसके अंदर कौन कौन से पोल्यूटेंट मेंशन्ड है, पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, फिर है सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर PM 2.5 एंड फिर है रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर RSPM या फिर PM 10। तो ये सारे ही बिल्कुल सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 62nd क्वेश्चन का आंसर है डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, 63rd। With reference to Wildlife Protection Act 1972, consider the following statement. It empowers Government of India to form Wildlife Advisory Board, Wildlife Warden, specifies their powers and duties. Second है, it provide licenses for sale, transfer and possession of some wildlife species. थर्ड है, इट प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स एक्सेट्रा। देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 यूपीएससी पूछता आया है, आगे भी जरूर पूछेगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि बेसिकली ये किस चीज़ का काम करता है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि प्रोटेक्शन का ख्याल रख सके हम स्पीशीज का, ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स। ठीक है, इसके लिए जो एक्शंस है वो ये पर्टिकुलरली लेता है कि आप क्या करो, कि आप वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड बना सकते हो, वाइल्ड लाइफ वार्डन्स बना सकते हो, पावर्स एंड ड्यूटीज भी स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद हंटिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में कहीं ना कहीं ये प्रोहिबिट करता है। एंड उसके बाद शेड्यूल एनिमल्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम बीइंग ट्रेडेड एज पर द एक्ट्स प्रोविजन। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लाइसेंस देता है सील, ट्रांसफर, पोजेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज का। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं सेंट्रल जू अथॉरिटी फॉर्मेशन के लिए भी ये जो चीजें हैं उनको बताता है कि बनाना है, कैसे बनाना है। उसके अंदर शेड्यूल 1, ठीक है, एंड शेड्यूल 2 आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दी गई है स्पीशीज को। एंड अगर इनके साथ ये जो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 वाली जो स्पीशीज हैं, जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, इनके साथ कुछ गलत हो जाए तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम पेनल्टीज जो हैं वो इंसान को देखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, और भी आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इस प्रीलिम्स के लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा आर स्विचिंग टू डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, करंट अफेयर्स पोस्ट क्वेश्चन। मेथडोलॉजी टू अरेस्ट द फास्ट डिटोरिएटिंग ग्राउंड वाटर लेवल, इसके बारे में आपको बताना है। 3 स्टेटमेंट है, कौन सी सही है, कौन सी गलत है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आप ये देखो, अंडर द डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस मेथडोलॉजी, farmers prepare nurseries where the paddy seeds are first sown and raised into young plants। देखो अगर आपने पढ़ा है, पहला ही स्टेटमेंट से आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसमें नर्सरी की जरूरत है,
पर सच बात तो ये है कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के अंदर वी डोंट नीड एनी नर्सरी, हमें किसी भी नर्सरी की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, हम एक प्री जर्मिनेटेड, ठीक है, जो प्री जर्मिनेटेड सीड होता है उसको हम डायरेक्टली ग्रिल करते हैं अपनी जो फील्ड्स हैं, ठीक है, उनके अंदर इसको हम डायरेक्टली लगा देते हैं बाय दी ट्रैक्टर पावर्ड मशीन्स, एंड उसके बाद ये आगे वर्क करता है। कोई नर्सरी प्रिपरेशन नहीं होती, कोई ट्रांसप्लांटेशन इसमें नहीं होता है। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है फ्लडिंग ऑफ फील्ड इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द सोइंग टू सीड किल वीड्स, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद मीथेन एमिशन रिड्यूसेस ड्यू टू द शॉर्टर फ्लडिंग पीरियड। देखो अगर ये दो आपको नहीं भी पता है मान, पर अगर आप पहला वाला समझ गए तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, आंसर तक आप पहुंच गए। सी इसका आंसर है 2 और 3, ठीक है। तो ऐसे आप इजीली इसके जो आंसर है उस तक पहुंच सकते हैं। इट वाज अ इजी क्वेश्चन इफ यू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर मेथडोलॉजी। बात करते हैं 65th क्वेश्चन की। Which of the following properties of the fly ash allows it to be used in the construction? देखो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो रहा है फ्लाई ऐश, तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो आपको इस क्वेश्चन को ये देखना है कि आप खूबियां देख रहे हो फ्लाई ऐश की। पहला है इट रिड्यूसेस क्रैक प्रॉब्लम परमेबिलिटी एंड ब्लीडिंग, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, तभी तो इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद इट प्रोवाइड कोल्ड वेदर रेजिस्टेंस, ये भी हो सकता है। इट इज नॉन श्रिंक मटेरियल, हो सकता है, तभी तो इस्तेमाल हो रहा है। श्रिंक होगा तो कोई क्यों यूज करेगा कंस्ट्रक्शन के लिए, अपना घर बनाने के लिए, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है इट हैज अ स्लोअर स्ट्रेंथ गेन मैकेनिज्म, इसको देखिए, अगर स्लोअर स्ट्रेंथ गेन करेगा तो कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है तो बेनिफिशियल थोड़ी होगा, ये तो और भी ज्यादा खराब होगा, राइट। तो ये कहीं ना कहीं आप एलिमिनेट कर देंगे एंड आंसर तक पहुंच जाएंगे, दैट इज 1, 2 और 3 ओनली। तो ए इसका राइट आंसर है। ऐसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि क्वेश्चन की सेंस क्या है, अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। बात करते हैं 66th क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोलॉजिकल नीश इज और आर करेक्ट? इकोलॉजिकल नीश डिस्क्राइब हाउ अ स्पीशी इंटरैक्ट विद एन इकोसिस्टम। Second है the niche of a species affect the ability of a species to survive and endure. Every organism has a unique niche in its habitat. देखो सबसे पहले तो इकोलॉजिकल नीश के बारे में आपको पता होना चाहिए। इकोलॉजिकल नीश का मतलब है कि एक स्पेशी कैसे इंटरैक्ट करती है विद द इकोसिस्टम, ठीक है। एक नीश होता है स्पीशी का, एक आप ये मान लीजिए एक गुड टाइप का होता है जिसके अंदर वो रहते हैं, ठीक है। द नीश ऑफ अ स्पीशी डिपेंड ऑन बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर्स, जो कि इफेक्ट करता है स्पीशी को कि वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं, कैसे एंड्योर कर रहे हैं, ठीक है, हर चीज देखता है। बायोटिक फैक्टर्स भी एबायोटिक भी, ठीक है, दोनों ही, टेम्परेचर, लैंडस्केप, न्यूट्रिएंट, लाइट, हर चीज कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। एंड नीश इज यूनिक फॉर एवरी स्पीशी, ठीक है, हर स्पीशी के लिए आपको उनका एक अलग नीश देखने को मिलेगा। नो टू स्पीशी इन अ हैबिटेट कैन हैव सेम नीश, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है कि नो टू स्पीशी in a habitat can have same niche, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिए। अब देखो इकोलॉजिकल नीश आपने समझ लिया है, पहला वाला स्टेटमेंट आपको सही लगेगा, सेकंड स्टेटमेंट सही लगेगा। थर्ड को देखिए, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ यूनिक नीश इन इट्स हैबिटेट। देखो ऑर्गेनिज्म नहीं है, यहाँ पे स्पीशी की बात हो रही है, ऑर्गेनिज्म की बात नहीं हो रही, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, इसलिए आंसर हो जाता है A, 1 and 2 ओनली। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर आपको इनके बारे में पता है तो ही आप इनको अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि हाँ सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है, बिल्कुल सही बात है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं। अब देखो सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा के अंदर है, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात के अंदर नहीं है, ये भी हरियाणा के अंदर है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये जो लास्ट वाला, ये जो बीच वाला है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको याद रखना है कि ये गुजरात के अंदर है, ठीक है। ऐसे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो नेशनल पार्क्स हैं, उनको देख लीजिएगा, जो भी न्यूज में रहे कि वो कहाँ पर है, कौन से स्टेट के अंदर है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी से पता चल गया होगा, बी इसका आंसर है, 3 ओनली इसका आंसर है।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 टू प्रोहिबिट स्पेसिफिक सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स which have low utility and high littering potential. By 2022, which of the following items are part of it? Thermocol, straw, plastic stick for balloons, wrapping and packaging foam. देखो अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आप जान जाएंगे कि सारे ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ये जो पर्टिकुलरली आया है ये इसलिए आया है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स को जो कि कम यूटिलिटी के हैं पर ज़्यादा लिटरिंग प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट के लिए, उनको हम हटा सकें। ठीक है, इसके लिए ये पर्टिकुलरली आया था। इसके अंदर बलून्स वगैरह डेकोरेशन ये तो था ही, कप, प्लेट, ग्लासेस, फोक, स्पून, नाइफ, ये जो प्लास्टिक के बने हुए थे ये भी कहीं ना कहीं एक्सक्लूड करने की बात करी जा रही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, 69th क्वेश्चन के बारे में। Consider the following statement regarding gross environment product. It is an indicator of economic growth with environmental factors taken into consideration along with the standard GDP of the country. देखो ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये ग्रीन जीडीपी से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है। सेकेंड है, इट इज कंसिडर्ड एज द प्रोडक्ट एंड सर्विस वैल्यू दैट द इकोसिस्टम प्रोवाइड फॉर ह्यूमन वेलफेयर एंड इकोनॉमिक एंड सोशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये वाला बिल्कुल सही है। जो ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997 बाय रॉबर्ट कॉस्टेंजा। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे ये आया था, एक असेसमेंट सिस्टम है जिससे आप इकोलॉजिकल स्टेटस को देख सकते हो। इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोडक्ट एंड सर्विस वैल्यू कि इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इंक्लूडिंग प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग या फिर कल्चरल इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, ये सब। इसलिए इसका जो आंसर है दैट इज बी। ठीक है, ये याद रखिएगा, ग्रीन जीडीपी के बारे में बात करी जा रही है, ना कि ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट के बारे में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन है यूपीएससी पहले भी पूछ चुका है, अब भी पूछ सकता है। ये जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है इट वाज अनाउंस्ड इन 2020 along with the lines of Project Tiger to increase the population of dolphins. It is expected to be implemented by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. It involves the conservation of dolphin aquatic habitat through the use of modern technology, especially in anti-poaching activities. It will engage fishermen and other rivers, ocean dependent population and will strive for improving the livelihood of the local community. देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका, मानो कि आपको इसके बारे में नहीं भी पता, यू डोंट नो प्रोजेक्ट टाइगर से इसका क्या लेना देना है या इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, नहीं पता आपको, तो भी आप ये जो दो स्टेटमेंट है इनको देखो। ये जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है किसी पॉजिटिव एस्पेक्ट से ही आई है कि डॉल्फिन का ख्याल रखा जा सके। यहाँ पे वही तो बात हो रही है कि आप क्या कर रहे हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो कि डॉल्फिन्स को बचा सको, उनको कंजर्व कर सको, बिल्कुल सही बात है। फिर ये एंगेज करेगा फिशरमैन को, ओशन डिपेंडेंट पॉपुलेशन को, कि वो भी अपना जो लाइवलीहुड है उसको बेटर कर सके, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहीं से ही आपको पता चल जाएगा कि आंसर होने वाला है सी। कहीं ना कहीं सारी स्टेटमेंट इसके बारे में सही है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में बिल्कुल सही है। ओके, बात करते हैं 71st क्वेश्चन के बारे में, न्यूट्रिएंट साइकिल से ये रिलेटेड है। A perfect nutrient cycle is one in which nutrients are replaced as fast as they are utilized. बिल्कुल सही बात है कि हर चीज प्रॉपर वे में चल रही है। मोस्ट गैशियस साइकिल्स आर जनरली कंसिडर्ड परफेक्ट साइकिल। बिल्कुल सही बात है, ज्यादातर जो गैशियस साइकिल्स होती हैं उनको परफेक्ट माना जाता है क्योंकि उनमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो जल्दी रिप्लेस होते हैं और उसके बाद जल्दी यूटिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, फिर है सेडिमेंट्री साइकिल्स आर कंसिडर्ड रिलेटिवली इम्परफेक्ट एज सम न्यूट्रिएंट आर लॉस्ट फ्रॉम द साइकिल and get locked into sediments and so become unavailable for immediate cycling. थर्ड वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, सेडिमेंट्री साइकिल को कहीं ना कहीं हम इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं मानते हैं क्योंकि जो कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इस साइकिल के थ्रू कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाते हैं। ओके, तो इसका आंसर जो है सी है, सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन के बारे में था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, एनजीटी से रिलेटेड है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। देखो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक एवरग्रीन टॉपिक है, यूपीएससी आपसे जरूर पूछ सकता है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बिल्कुल गलत है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट
2010 के तहत बनाया गया। ठीक है, पहला ही स्टेटमेंट आप बिल्कुल गलत कर दो। उसके बाद इट इज वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉर डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसको ये अथॉरिटी मिली है। उसके बाद इट इज नॉट बाउंड बाय अ प्रोसीजर अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ये भी सही है। इंडिया इज द थर्ड कंट्री टू फॉर्म अ बॉडी लाइक एनजीटी आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये भी बिल्कुल सही बात है। पहला वाला बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, आंसर हो जाएगा डी 2, 3, 4। देखो ये जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है ना, ये कुछ याद करने वाली स्टेटमेंट है, बोनस स्टेटमेंट है। इसको जरूर याद रखिएगा कि इंडिया थर्ड कंट्री है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जो कि एनजीटी जैसी जो एक इनिशिएटिव है उसको लेकर आई। बात करते हैं 73rd क्वेश्चन की, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यूपीएससी ने एज मच आई रिमेंबर 2019 में या पता नहीं 2020 में क्वेश्चन पूछा था अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्या है, X1 marks the date when humanity demand for ecological resources and services in a given year exceed what India can generate in that year. It is hosted and calculated by X2, an international think tank that coordinates research, develop methodological standard and provide decision makers with a menu of tools to help the human economy operate within Earth's ecological limit. आपको बताना है X1 and X2 किससे स्टैंड करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर है अर्थ ओवरशूट डे ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। देखो अर्थ ओवरशूट डे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये याद रख लो कि अर्थ जो ओवरशूट डे है उसको कैसे कैलकुलेट करा जाता है। इसको कैलकुलेट करा जाता है बाय Earth's biocapacity divided by humanity ecological footprint। देखो Earth's biocapacity का मतलब है the amount of ecological resources Earth generate कर सकता है at a particular year। ठीक है, हम इस मतलब Earth इस तादाद पर जो resources हैं उनको फिर से generate कर सकता है। एंड जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है उसका मतलब ये है कि ह्यूमैनिटी की क्या डिमांड है उस पर्टिकुलर ईयर के लिए। इसको जब हम देखते हैं ऑल्सो व्हेन वी मल्टीप्लाई इट विद 365, क्योंकि हम एक साल का देख रहे हैं तो हमें अर्थ ओवरशूट डे पता चल जाता है। अब अलार्मिंग इसलिए है कि पहले ये बहुत पीछे था, सपोज करो ये अगस्त में था, फिर ये जुलाई में आया, फिर ये जून में आया, तो हमें देखने को मिल रहा है कि कैसे हम इतनी तेजी से सारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं पर अर्थ उतनी तेजी से उनको डेवलप नहीं कर पा रहा। हमारी जो नीड्स हैं, नेसेसिटी है, वो हमारी ग्रीड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये एक अलार्मिंग चीज है जो कि दिखाता है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क इसको लेकर आती है। बात करते हैं 74th क्वेश्चन की, which of the following are the components of the in situ bioremediation technique। देखो बायोरेमेडिएशन टेक्निक इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, इनका इस्तेमाल किया जाता है जिससे जो इन्वायरमेंटल कंटामिनेंट्स हैं उनको हम और भी ज़्यादा लेस टॉक्सिक फॉर्म में लेकर आ सकें या उन्हें डिग्रेड कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अलग अलग मेथड यूज़ करे जाते हैं। कुछ इन सीटू हैं। इन सीटू का मतलब क्या है कि आप ऑन साइट काम कर रहे हो। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ द कंटामिनेंट्स ऑन द साइट इटसेल्फ इज हैपनिंग। बट जब हम एक्स सीटू की बात करते हैं तो यानी क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं the removal of the contaminated material to be treated elsewhere। ठीक है, कहीं और जाकर जो ट्रीटमेंट है वो हम उसका पर्टिकुलरली कर रहे हैं। अब इसके अंदर बायो वेंटिंग, बायो स्पार्जिंग, बायो ऑगमेंटेशन, ठीक है, ये सब जो है, ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं कैसे देखने को मिल रहे हैं 1, 2 and 3, ये है इन सीटू। ठीक है, ऑन साइट ये हो रहे हैं। वेयर जब हम बायो पाइल्स एंड लैंड फार्मिंग की बात करते हैं ये है एक्स सीटू। क्वेश्चन के अंदर था आपको नॉट बताना था कि इनमें से कौन सा नहीं है इन सीटू बायोरेमेडिएशन टेक्निक, यानी आप एक्स सीटू को देख रहे हो तो इसका आंसर हो जाएगा बी 4 and 5 ओनली। ओके, बात करते हैं 75th क्वेश्चन की जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद सिर्फ हमारा एक लास्ट और एक रह जाएगा पार्ट एंड हम सारा पूरा जो मॉक टेस्ट है उसको कवर कर लेंगे। 75th जो क्वेश्चन है ये है, इट इज द फर्स्ट जू इन द कंट्री टू बिकम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम। It was the world's first captive crocodile breeding center where घड़ियाल्स were bred in captivity in 1980। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये अगर आपने पढ़ा है, आप जानते हो तो आप इसको इजीली कर लोगे।
पर अगर आपको नहीं पता है तो हो सकता है आपका ये गलत हो जाए। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको आप कंसिडर कर सकते हैं दैट यू स्किप। और आपको अगर पता हो इन सब के बारे में तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ किसकी बात हो रही। अब इसका आंसर है डी, नंदकनन जूलॉजिकल पार्क। देखो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि नंदकनन जूलॉजिकल पार्क न्यूज के अंदर था। जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है उन्होंने अपोज कर दिया था कि नंदकनन जूलॉजिकल पार्क में क्या क्या करने की बात करी जा रही थी, ये टाइग्रस को सतकोसिया टाइगर रिजर्व से आप नंदकनन जूलॉजिकल पार्क के अंदर ले जाइए। इसके लिए जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। अब ये क्योंकि न्यूज में था इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ये जो नंदकनन जूलॉजिकल पार्क है ओडिशा के अंदर है, फर्स्ट जू है जो कि एक मेंबर बन गया है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम का। ऑल्सो वर्ल्ड्स फर्स्ट कैप्टिव क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है ये, जहां पर घड़ियाल्स वर ब्रेड इन कैप्टिविटी इन 1980। ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, ये चीज आप याद रखिएगा। एंड इसे एज अ लीडिंग जू देखा जाता है जहां पे ब्रीडिंग ऑफ इंडियन पैंगोलिन एंड व्हाइट टाइगर हमें देखने को मिलता है। तो अब आपका क्या काम है, देखो यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको प्रीलिम्स देना है, तो आपका काम है कि आपको इन चारों के बारे में पता होना चाहिए। स्पेसिफिकली आपको इनके स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए। और जो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट स्पीशी है, कोई एनिमल है, कोई प्लांट है जो कि स्पेसिफिकली इनके अंदर मिलता है, तो उसको तो स्टार मार्क करके याद कर लीजिए, हो सकता है यूपीएससी आपसे पूछ ले। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई रियली होप यू एंजॉयड इट। आज हमने 75 तक जो क्वेश्चन है वो सारे कवर कर लिए। जो लास्ट पार्ट होगा वो कल आ जाएगा, उसमें सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे हम कवर कर लेंगे। ऐसे ही आप हमारे साथ इन वीडियो लेक्चर सीरीज को कवर करते रहिए। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जो भी वीडियो के बीच में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं नीचे जरूर आंसर करिए, आपकी तैयारी होगी, आपका ही जो माइंड है वो चलने लगेगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आप उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में आप उसे टाइप करोगे। ठीक है, आप बार बार देखते रहोगे कि अच्छा लाइक हुआ कि नहीं, जो मैंने लिखा था मैंने सही तो लिखा है कि नहीं। ठीक है, ऐसे क्या होगा, आपकी तैयारी हो जाएगी। एक टॉपिक आपकी आंखों के सामने कितनी बारी आएगा आप ये देखिए। तो ये आप एक मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा एफर्टलेस एंड बेटर बना सकते हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा जो भी आंसर आपको लगते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हमने पूछे उनके आंसर जरूर लिखिएगा। चलिए, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।